हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भारद्वाज एंड आज हम करेंगे ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम करेंगे एस्केप वेलोसिटी एंड सैटेलाइट की जो इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन है उनके बारे में। लेकिन उससे पहले हम एक इम्पोर्टेंट रिलेशन पर बात करते हैं, और वो रिलेशन है रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। इनके बीच में एक इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है। वो क्या होता है? आई इज इक्वल टू माइनस का डी वी बाय डी आर, ये रिलेशन होता है। अब ये कैसे डिराइव होता है और कैसे इसका डेरिवेशन है वो देखते हैं। ठीक है, मान लिया ये दो पॉइंट है, कोई भी ए एंड बी, इस पर कोई मास m रखा है। ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है dr, ए से बी तक। अब जो देखो जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर, इसकी डायरेक्शन का कैसे है, ए से बी, इस पे जो इंटेंसिटी है, इनके बीच में जो फील्ड है, यानी जो फील्ड की इंटेंसिटी है वो dr, वो क्या होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इंटेंसिटी की डायरेक्शन में वही होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा होगा, यानी ए टू बी ही इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। अब इस पॉइंट को, यानी इस मास को इस मास तक लाने के लिए उसने कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना वर्क डन होगा। तो इंटेंसिटी की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, I इज इक्वल टू एफ बाई एम, ये इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ से क्या आ जाएगा, m इंटू आई, ये आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m प्लेस्ड एट b विल बी, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस पॉइंट पर है जो b के ऊपर मास m रखा है। ठीक है, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। अब क्या करेंगे, जो वर्क डन होगा ना ग्रेविटेशनल फोर्स का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, टोटल वर्क डन, हमें टोटल वर्क डन चाहिए। ए टू बी डिस्प्लेसमेंट था, डिस्टेंस था, और बी से ए पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो हमें उसके लिए पूरा का पूरा कितना वर्क डन यूज होगा, तो वो चाहिए पॉइंट बी टू ए। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, ये हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके। अब देखो फोर्स क्या है, एम आई डॉट डी आर। ठीक है, एम आई डॉट डी आर। अब इस जब डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो एम आई डी आर कोस आता है, डॉट प्रोडक्ट में कोस आता है, कोस थीटा आता है, और जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें साइन थीटा आता है। अब डॉट प्रोडक्ट में एंगल क्या आएगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, देखो इसके बीच में एंगल क्या होगा। देखो जिस डायरेक्शन में इंटेंसिटी है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है, उसी डायरेक्शन में क्या है, इंटेंसिटी। इसका मतलब फोर्स एंड इंटेंसिटी के बीच में जो एंगल हो गया वो क्या हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, तो उनके बीच में अगर एंगल 180 डिग्री है तो यहाँ पे एंगल क्या आ जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि सेम डायरेक्शन है इनकी। तो इनके बीच में एंगल क्या है, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एम आई डी आर, और कोस 180 कितना होता है, -1, तो ये माइनस आ जाएगा बाहर। तो माइनस का एम आई डी आर। तो अब लिखेंगे चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये तो आ गया वर्क डन। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो सिंपल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कितना वर्क डन हुआ उस मास के ऊपर, उस मास को इस पॉइंट तक लाने के लिए, इस पॉइंट तक कितना वर्क डन हुआ। अब इसमें सिर्फ यही पॉइंट नहीं है, ए टू बी भी है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, कि वो कितना, चेंज इन जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ यही पॉइंट नहीं, ए टू बी भी है पॉइंट। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल यानी डी वी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, डी डब्ल्यू बाई एम, ये आ जाएगा। अब यहाँ से डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, माइनस का एम आई डी आर, और यहाँ से क्या है, एम, एम से एम कैंसिल, तो माइनस का आई डॉट डी आर, और यहाँ से जो डी वी है, तो माइनस का जो आई है वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का डी वी बाय डी आर। यही हमें प्रूव करना था कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उनके बीच में क्या रिलेशन है। अब जो ये dv बाई डी आर है, इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। जो dv बाई डी आर है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल
विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। थस जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है एट ए पॉइंट इज अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट, जो नेगेटिव वैल्यू उसके इक्वल आ गया। ठीक है, तो जो रिलेशन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड में, ये रिलेशन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं सैटेलाइट और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन के बारे में। देखो सैटेलाइट क्या होती है, ए सैटेलाइट इज ए बॉडी विच इज रिवॉल्विंग कॉन्टिन्यूसली इन एन ऑर्बिट अराउंड ए कंपैरेटिवली मच लार्जर बॉडी। देखो बाय डेफिनेशन ये है, इसको सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं सैटेलाइट होता क्या है। जो अर्थ है, एक एग्जांपल लेके मानते हैं कि अर्थ जो है वो सन एंड मून के अराउंड जब रिवॉल्व करती है, तो इसका मतलब अर्थ क्या है, एक सैटेलाइट। क्योंकि सन और मून उसकी जो साइज है उसके उससे लार्जर बॉडी है, कंपैरेटिवली मच लार्जर बॉडी। इसका मतलब यही है कि सन और मून अर्थ से बहुत ज्यादा साइज में बड़े हैं, इसलिए अर्थ जो है उनके चारों ओर रिवॉल्व करती है कॉन्टिन्यूअसली ऑर्बिट में। तो अर्थ क्या है, एक सैटेलाइट है, किसकी, सन एंड मून की। सन या मून किसी भी की लगा लो, सन एंड मून। ठीक है, तो अर्थ क्या है, एक सैटेलाइट, ये इसका एक एग्जांपल। ठीक है, अब सैटेलाइट में कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन आती हैं। पहली आती है ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड मतलब जिस ऑर्बिट में जो अर्थ है, मान लिया अर्थ सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, उसकी स्पीड क्या है। ठीक है, सेकंड आता है टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। अब इसका जो टाइम पीरियड है सैटेलाइट का, इसका सिर्फ हमें रिजल्ट याद रखना है, इसका वो डेरिवेशन नहीं करना। और थर्ड है हाइट ऑफ, या एल्टीट्यूड भी बोलते हैं इसको, हाइट ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, हाइट ऑफ सैटेलाइट। ये तीन हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। पहली बात, पहले चलते हैं ऑर्बिटल स्पीड पर, कि एक सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है। ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड। अब ऑर्बिटल स्पीड देखो, मान लिया ये कोई अर्थ है जिसकी डिस्टेंस क्या है, मतलब रेडियस क्या है, आर, ये अर्थ मान ली। यहाँ पे कोई यहाँ पे कोई क्या है, सैटेलाइट। ये मान लिया सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, ये सैटेलाइट है। और एक और मान लेते हैं, ठीक है, ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से ये मान लिया कैपिटल आर है, और इसकी हाइट मान लिया एच है, इसकी हाइट हम एच मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लिया। एम क्या है, मान लिया कैपिटल एम क्या मानेंगे, मास ऑफ अर्थ। देखो कैपिटल एम इज मास ऑफ अर्थ। ठीक है, कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ आर। फिर जो स्मॉल एम है, ये जो स्मॉल एम है, कैपिटल एम, एम हमने क्या माना, रेडियस जो अर्थ है उसका मास मान लिया, और जो स्मॉल एम है वो मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, मास ऑफ सैटेलाइट। वी क्या मान ली हमने, ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, ये हमने मान ली ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, हाइट एच हमने क्या मान ली, हाइट। ठीक है, एच हमने क्या मान ली, हाइट। हाइट ऑफ सैटेलाइट मतलब कितनी हाइट पर रखी है, ये मान ली ना सैटेलाइट, हाइट ऑफ सैटेलाइट। और जो स्मॉल आर है, देखो ये आर ओ किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस ये जो हाइट है ना, तो कैपिटल आर प्लस हाइट। ये हमने सारी कैलकुलेशन ले ली, मतलब ये हमने कंसिडर कर ली। अब इसकी करते हैं कैलकुलेशन कि सैटेलाइट जब रिवॉल्व करती है तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। मान लिया ये सैटेलाइट इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, जब ये रिवॉल्व करेगी सैटेलाइट, एक तो ये सेंटर की ओर रिवॉल्व कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा सैटेलाइट के ऊपर, जिस फोर्स से ये रोटेट करेगी। एक तो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा, दूसरा फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स।
क्योंकि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो अर्थ अपना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी उसके ऊपर। और एक होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि वो सेंटर के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, सेंटर उसको अपने तरफ कुछ अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड, जो सेंट्रीपिटल रिक्वायर्ड होगा टू कीप द सैटेलाइट, मतलब सैटेलाइट को रखने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा, कीप द सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट में रखने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, वो क्या होगा, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा उसके ऊपर। सेकंड फोर्स एक्ट करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल, क्योंकि जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो क्या कह रहा था कि जो ग्रेविटेशनल पुल है वो एक्ट करेगा सैटेलाइट के ऊपर, क्योंकि दोनों एक टाइप से मास ही मान लो। ठीक है, वो उसको अपनी ओर एक्ट करेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल ये आ गई इक्वेशन सेकंड, सॉरी जी एम एम बाई आर स्क्वायर, है ना, क्योंकि डबल एम हो गया ना। ठीक है, ये हो जाएगा जी एम एम बाई आर स्क्वायर। अब दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट कर रहा है और सेंट्रीपिटल फोर्स भी। अब दोनों इक्वल एक्ट कर रहे, तो इनको दोनों को इक्वल रखेंगे। एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल, कैपिटल एम से स्मॉल एम कैंसिल, तो वी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, जी एम बाई आर, और वी किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट जी एम बाई आर। तो ये क्या आ गई, जो ऑर्बिटल स्पीड होती है सैटेलाइट की, उसका रिलेशन आया, v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाई आर। कई जो वो होते हैं न्यूमेरिकल, उनमें जो v की वैल्यू, जो v स्क्वायर होता है, मान लिया काइनेटिक एनर्जी निकाली तो 1/2 एम वी स्क्वायर, उसकी जगह सिर्फ क्या लिख देते हैं, जी एम बाई आर। तो उसका मतलब v की वैल्यू अंडर रूट जी एम बाई आर होती है, और उसका स्क्वायर करके जी एम बाई आर तब लिखते हैं। तो जो ऑर्बिटल स्पीड होती है सैटेलाइट की, वो ये होती है, ये है इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट इज अंडर रूट जी एम बाई आर। सेकेंड है इसका टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट सेकेंड। ठीक है, जो टाइम पीरियड होता है सैटेलाइट का, उसकी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, उसका सिर्फ रिजल्ट याद करेंगे। वो क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई आर अंडर रूट आर प्लस एच की क्यूब बाय जी। ये होता है इसका टाइम पीरियड, 2 पाई बाई आर रूट आर प्लस एच की क्यूब बाय जी। ठीक है, ये टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट। अब जो थर्ड बात आती है, वो आती है हाइट ऑफ ए सैटेलाइट, हाइट ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड देखो, टाइम पीरियड क्या होता है अपना जो सैटेलाइट का, वो क्या होता है, 2 पाई बाई आर अंडर रूट आर प्लस एच की क्यूब बाई जी। ये होता है हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का जो कैलकुलेशन थी वो करने की जरूरत नहीं थी, उसकी सिर्फ रिजल्ट याद करना था। उसके बाद जो हाइट ऑफ सैटेलाइट है वो क्या होती है, उसको कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे टी स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ से हाइट चाहिए। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई, अब इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, और आर प्लस, देखो रूट हट जाएगा जब इसका स्क्वायर करेंगे, आर प्लस एच की क्यूब आर स्क्वायर और जी, इस पूरे का रूट हट जाएगा, आर प्लस जी। ठीक है, ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर प्लस एच की क्यूब बाई आर स्क्वायर जी। अब ये चीज चाहिए हमें, इसको एक साइड रखेंगे, आर प्लस एच की, क्योंकि हमें हाइट चाहिए। अब हाइट की तो इसी में है, आर प्लस एच की क्यूब इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी बाई 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब आर प्लस एच क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी
बाई 4 पाई स्क्वायर और इसकी पावर 1/3। ठीक है, 1/3 पावर हो जाएगी इसकी। ये आ गई r+h। और हमें क्या चाहिए, सिर्फ हाइट। हाइट चाहिए है तो क्या करेंगे, t² r²g 4 पाई स्क्वायर की 1/3 और ये रेडियस जो है उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये क्या है, हाइट ऑफ ए सैटेलाइट का फॉर्मूला। ठीक है, जो सैटेलाइट की हाइट होती है वो निकालने का फॉर्मूला। h इज इक्वल टू t²r²g बाई 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3 माइनस r। ये हाइट ऑफ ए सैटेलाइट हो। अब इसमें जो फोर्थ पार्ट और कर लेते हैं वो है एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। कि कोई जो सैटेलाइट रिवॉल्व करती है तो उसमें कितनी एनर्जी होती है। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। अब देखो सैटेलाइट की जो एनर्जी होती है वो किसके सम के इक्वल होगी, एक तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पहली चीज लेके चलेंगे, मान लिया सैटेलाइट शुरू में रेस्ट में आई तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी, फिर उसने रिवॉल्व करना शुरू किया, फिर उसमें आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो उनकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, जो U है, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है E, वो किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी, इसके इक्वल हो जाएगी जो एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट है। ठीक है, तो U क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस का G(m)(m)/r। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने निकाला था, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस का G(m)(m)/r। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 m v²। v की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, जो स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट थी वो क्या थी, G(m)/r। तो 1/2 m v क्या थी, √G(m)/r। देखो यहाँ से G(m)/r लिखेंगे और ये कैसे आया, ये लिखेंगे साइड में, ये यहाँ पे लिख देते हैं, बिकॉज v² इज इक्वल टू √G(m)/r होता है। ठीक है, इसके लिए ये आया, तो v² लिखेंगे तो इसका स्क्वायर हट के G(m)/r आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो गया, 1/2 G(m)(m)/2r हो गया। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देते, क्योंकि हमें क्या चाहिए, टोटल एनर्जी, एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। तो एनर्जी टोटल E इज इक्वल टू U+K माइनस का G(m)(m)/r प्लस 1/2 G(m)(m)/r। ठीक है, जब इनका एलसीएम लेंगे यानी इनको जब सोल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, माइनस का G(m)(m)/2r। ये आ जाएगा रिजल्ट हमारे पास, फाइनल रिजल्ट। या गया माइनस का G(m)। अब देखो E इज इक्वल टू माइनस का G(m)(m)/2 और देखो R जो होता है, देखो ऑर्बिटल स्पीड वो थी ना, जैसे हमने ये स्मॉल ये वाली ली थी, फिर एक सैटेलाइट, जियो सैटेलाइट इसके अर्थ के चारों रिवॉल्व कर रही थी, और ये जो था, ठीक है, ये हमने क्या ली थी, अर्थ की रेडियस, ये पूरी जो थी स्मॉल r थी। ठीक है, और ये हाइट थी h। ठीक है, तो स्मॉल r किसके इक्वल होगी, ये जो टोटल होगी, ये सैटेलाइट थी, ये r प्लस h के इक्वल होगी, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, r प्लस h के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो ये जो एनर्जी थी, ये एनर्जी थी जो सैटेलाइट होती है उसकी। ठीक है, देखो इसी में एक और सैटेलाइट होती है, वो एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट क्या है, कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है, जो यानी हम एक डेफिनेट हाइट से अगर देखें तो वो जो सैटेलाइट है वो एक फिक्स्ड होती है। ठीक है, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि वो रिवॉल्व नहीं कर रही होती। ठीक है, वो एक फिक्स्ड पॉइंट पर होती है, अगर हम डेफिनेट हाइट से देखें तो वो हमें फिक्स दिखाई देती है। ठीक है, वो जियो स्टेशनरी का जो कॉन्सेप्ट होता है, सिर्फ उसकी डेफिनेशन ही याद करने की है। तो ए सैटेलाइट विच इज अपीयर टू बी एट ए फिक्स्ड पोजिशन एट ए डेफिनेट हाइट, ये होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट।
देखो, ये होती है डेफिनेशन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। ए सैटेलाइट विच अपीयर टू बी एट ए फिक्स्ड पोजीशन एट ए डेफिनेट हाइट। मतलब हम डेफिनेट हाइट पे देखते हैं तो वो सैटेलाइट हमें फिक्स दिखती है, ठीक है, वो रिवॉल्व करती हुई दिखाई देती, हमें फिक्स्ड दिखती है, ठीक है। उसका जो टाइम पीरियड है और जो हाइट है, एनर्जी है, सेम रहेगी जो किसकी थी, जो सिंपल सैटेलाइट की थी, ठीक है, उनकी सेम वही रहेगी, ठीक है। अब देखो, हम बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एस्केप वेलोसिटी, देखो एस्केप इसके नाम में ही है, एस्केप का मतलब बचना, बचने वाली, बचकर निकल जाने वाली वेलोसिटी। देखो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, वापस नीचे आ जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, उसी पोजीशन पे, मतलब अर्थ के ऊपर वापस आ जाता है, अर्थ पर, ठीक है। अब देखो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, जिस मान लिया इस जब इस वेलोसिटी से वो मिनिमम स्पीड होती है, ठीक है, जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट को अगर हम फेंकें, इस ऑब्जेक्ट को फेंके तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो वापस अर्थ पर नहीं आती। जो एस्केप वेलोसिटी है वो कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। इस अगर 11.2 किलोमीटर से ऊपर अगर हम ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे ना, तो ऑब्जेक्ट वापस अर्थ पर नहीं आएगी। इसका मतलब क्या होता है कि उस पॉइंट पर हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक टाइप से खत्म हो जाता है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट को वापस अपनी ओर खींचने में असमर्थ होता है, ठीक है, अपनी ओर नहीं खींच पाता वो। तो एस्केप वेलोसिटी वही होती है, इसकी वैल्यू 11.2 किलोमीटर होती है। अगर इतनी डिस्टेंस से ऊपर ऑब्जेक्ट को अगर हम फेंकेंगे तो वो ऑब्जेक्ट हमें वापस अर्थ पर आती हुई नहीं दिखेगी, ठीक है, वो होती है एस्केप वेलोसिटी। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एस्केप वेलोसिटी इज डिफाइंड as the minimum speed, as the minimum speed with which body has to be projected मतलब जिस स्पीड से, जिस मिनिमम स्पीड से हम बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, प्रोजेक्टेड, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम vertically upward from the surface of earth, so that it just crosses the gravitational field of earth and never returns on its own, ठीक है। डेफिनेशन से देखे तो ये, और बाकी जो इसकी सिंपल जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि मान लिया एक वो मिनिमम स्पीड अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करें, ठीक है, तो वो क्या करेगी, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको क्रॉस कर जाएगी और वापस जो है अपनी उसी मतलब अर्थ के सरफेस पर नहीं आएगी। और वो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 11.2 किलोमीटर। अगर इतनी स्पीड, इतनी डिस्टेंस से अगर हम आगे अगर ऊपर की ओर फेंकेंगे, इतनी डिस्टेंस से अगर ऊपर आगे हुई, ठीक है, 11.2 से ज्यादा हुई अगर डिस्टेंस, तो हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की ओर नहीं आएगी और वहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो खत्म हो जाएगा और बॉडी जो है एस्केप हो जाएगी ऊपर की ओर, ठीक है। यही होती है एस्केप वेलोसिटी। अब करते हैं इसका डेरिवेशन, ठीक है। देखो अब हम करें डेरिवेशन ऑफ एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। मान लिया हम ये छोटी सी अर्थ मान लेते हैं, ठीक है, इसकी जो आर है वो कैपिटल आर मान लेते हैं। ये सेंटर ऑफ जिस पे मतलब जो अर्थ है उसका सेंटर है, ठीक है, कैपिटल एम उसका मास है, ठीक है। यहाँ पे इस पर कोई ए, जैसे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एक्स मान लिया, ठीक है, जैसे ये था ना एट ए सरफेस ए, ठीक है, ये अर्थ का सरफेस था, यहां से हमने मान लिया कोई बॉडी प्रोजेक्ट कर दी, ठीक है। अब जो बॉडी प्रोजेक्ट करी वो यहां से लेकर आगे इन्फिनिटी तक प्रोजेक्ट कर दी हमने,
ठीक है, कर दी प्रोजेक्ट। अब हम क्या करेंगे, जब हमने अर्थ से प्रोजेक्ट की, फिर हम ओ ए को ज्वाइन करेंगे। ओ ए को ज्वाइन किया एंड टेक 2 पॉइंट, और 2 पॉइंट लेंगे इसी पर पी एंड क्यू। पी की डिस्टेंस लेंगे ओ से एक्स, ठीक है, मतलब अर्थ की सरफेस से, एंड जो क्यू होगा उसकी लेंगे डी एक्स। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो, अब जब ये मान लिया इसकी जो ये वाली है अर्थ से यहाँ तक ही आर हमने रेडियस मान ली थी ना, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जैसे ये सैटेलाइट है इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा वो किसके इक्वल होगा, जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि अर्थ की सरफेस से डिस्टेंस तो एक्स ही है, ये ए से पी। ठीक है, अब देखो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स को बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों, मतलब जब बॉडी को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करेंगे तो वो जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट लगेगा, है ना, कि जब हम बॉडी को क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, हम एस्केप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि 11.2 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस लिए हमने ऊपर की ओर जब फेंका, तो यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क होगा सारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब मच फोर्स हैज टू बी अप्लाइड ऑन द बॉडी टू टेक द बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी बहुत ज्यादा फोर्स यूज होगा अपवर्ड डायरेक्शन में करने के लिए। ठीक है, अब हमें वर्क डन होगा, वर्क डन टेकिंग द बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फ्रॉम, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा ना पी टू क्यू में, ये तो जो नेट मतलब जो वर्क डन होगा इन टेकिंग, वर्क डन in taking body against ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, मतलब कि जो वर्क डन होगा ना वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के अगेंस्ट होगा। ठीक है, फ्रॉम पी टू क्यू, पी से क्यू ही हो रहा है, फ्रॉम पी टू क्यू। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो, जो वर्क डन होता है डी डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, एफ डॉट डी एक्स के इक्वल। ठीक है, तो एफ क्या है, जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आ गया वर्क डन। अब देखो, जो ये फोर्स है यानी जो वर्क डन है उसकी लिमिट क्या है, हमें टोटल वर्क डन चाहिए। यानी हम ऐसे मान सकते हैं कि इस सरफेस आर से लेकर पूरे पॉइंट इन्फिनिटी तक, जहां तक हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है, वहां तक का टोटल नेटवर्क डन चाहिए। नेटवर्क डन चाहिए, इसका मतलब इन जो हमारी वैल्यू क्या रहेगी, इन्फिनिटी, आर से इन्फिनिटी रहेगी, क्योंकि हमें नेटवर्क डन चाहिए। ठीक है, तो नेटवर्क यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि टोटल वर्क डन। ठीक है, तो टोटल वर्क डन में जो हमारी लिमिट होंगी वो आर से इन्फिनिटी होंगी, है ना, क्योंकि आर हमने ये अर्थ का सरफेस माना और इन्फिनिटी हम कहाँ तक उसको फेंक रहे हैं वो मान लिया। तो जो टोटल वर्क डन होगा वो क्या होगा, क्योंकि हम ये जो हो गया ना इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ये जो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर, सॉरी ये एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, और लिमिट कहाँ से रहेंगी, आर टू इन्फिनिटी तक, याद है। अब ये एक चीज कांस्टेंट है, जी एम एम इंटीग्रेशन आर टू इन्फिनिटी और 1/x² इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब जब इसको सोल्व करेंगे, जब इसका इंटीग्रेशन माइनस का ये आ जाएगा, रुको, जी एम एम और ये आ जाएगा 1/x आर टू इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस का बाहर आएगा ना, माइनस का जी एम एम 1/x, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन मान लिया ऊपर लेके जाएंगे x की पावर -2। ठीक है, x की पावर -2 -1 x की पावर, ठीक है, तो x ये हो जाएगा ना 1 यानी x की पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, तो -1/x लिख सकते हैं इसको, और इन्फिनिटी से r आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का जी एम एम 1/x, ठीक है, और इन्फिनिटी आर से इन्फिनिटी इसकी लिमिट हो जाएंगी इसका,
हो गया ये क्लियर। इंटीग्रेशन कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन, एक्स की पावर -2 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसमें +1 करेंगे और -2 +1 करेंगे तो माइनस एक्स की पावर -1 बचेगी ना, माइनस ऑफ एक्स की पावर -1, तो एक्स की पावर -1 उसको 1/x लिख सकते हैं ना, तो वहां से आएगी, तो माइनस का GMM 1/x R इन्फिनिटी आ जाएगी। अब इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, माइनस का GMM और यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 1/r माइनस 1/, पहले 1/इन्फिनिटी रखेंगे ना, -1/r, ठीक है। और इसको सोल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, GMM/r, ठीक है। ये वर्क डन आया है, ये नेटवर्क डन आया ना, GMM। अब नेटवर्क डन आ गया। अब देखो जो ये वर्क डन है, अब ये किसके इक्वल आएगा, काइनेटिक एनर्जी की। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जो वर्क डन हो रहा है और जो बॉडी हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं मोशन में, बॉडी मोशन में, इसका मतलब उसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी होगी। और ये जो वर्क डन हुआ, इसका मतलब जो वर्क डन है वो किसके इक्वल आया, काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी हमारी 1/2 mve का स्क्वायर, क्योंकि हम एस्केप स्पीड, एस्केप वेलोसिटी निकाले तो इसको हम ve मान लेते हैं। किसके इक्वल आया, वर्क डन के। वर्क डन हमारा किसके इक्वल आया, GMM/r, इसके इक्वल आ गया। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, ठीक है। तो ve² इज इक्वल टू 2GM/r के इक्वल। और जब e निकालेंगे सिंपल, तो किसके इक्वल आ जाएगा, √2GM/r, ठीक है। यानी यहां से क्या आया, √2GM/r, ये हमारी क्या आ गई, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। ये हमारी एस्केप वेलोसिटी है। और इसकी जो वैल्यू होती है, जब हम इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे एंड मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ रखेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 11.2 किलोमीटर। यही होती है एस्केप वेलोसिटी। अगर इस डिस्टेंस से अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकेंगे, तो ऑब्जेक्ट दोबारा अर्थ पर नहीं आएगी और वो एस्केप हो जाएगी, ठीक है। तो यही था डेरिवेशन एस्केप वेलोसिटी का। और एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है, जो फॉर्मूला होता है, वो √2GM/r होता है। और जो वैल्यू आती है इसको सोल्व करके, वो होती है 11.2 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो एस्केप वेलोसिटी पे एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द एस्केप स्पीड ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट। और उसका जो प्लेनेट का जो मास है वो कितना है, 7.5 इंटू 10⁻25 ग्राम। उसकी रेडियस है 1.6 इंटू 10⁻6 मीटर। एंड जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो 6.67 इंटू 10⁻⁸ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बाई जी का स्क्वायर, ग्रेविटेशन का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एस्केप स्पीड। जो एस्केप स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √2GM/r, ठीक है। √2 जी की वैल्यू कितनी है, 6.67 ये पॉइंट है, इंटू 10⁻⁸ और मास कितना है 7.5 इंटू 10⁻25। और जो रेडियस है प्लेनेट की वो कितनी है 1.6 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है। ये आ गई एस्केप स्पीड। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी कितनी वैल्यू आएगी, 2.5006 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इसका एक न्यूमेरिकल था एस्केप वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं वेटलेसनेस। वेटलेसनेस क्या होता है, देखो वेटलेसनेस मतलब जहां पे ग्रेविटी जीरो हो, ठीक है। ग्रेविटी जीरो का मतलब क्या हुआ, ठीक है, जिसमें ग्रेविटी क्या हो, जीरो। इसका मतलब क्या है, देखो जब जो स्पेस क्राफ्ट में जाते हैं ना, स्पेस क्राफ्ट में जाते हैं जब हम, ठीक है, जो एस्ट्रोनॉट जब स्पेस क्राफ्ट में जाते हैं तो हमने कई बार देखा है, तो जब वो एस्ट्रोनॉट जो स्पेस क्राफ्ट में होते हैं ना एस्ट्रोनॉट, वो है ना जो है अपनी पोजीशन पे रह नहीं पाते, ठीक है, वो एक तरह से फ्लाई करने लगते हैं। यानी वहां पे ग्रेविटी क्या होती है, जीरो,
ठीक है, यानी हम 11.2 किलोमीटर से ऊपर जा लिए होते हैं, ठीक है, जहां पे हमारी ग्रेविटी जीरो हो जाती है, यानी ग्रेविटी कोई काम नहीं करती, ठीक है, तो ग्रेविटी क्या हो जाती है, जीरो। जब इसका एक एग्जांपल ये है कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं इन स्पेसक्राफ्ट, इसका यही एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं स्पेसक्राफ्ट के अंदर, वो जो होते हैं वो उड़ने लगते हैं, ठीक है, उसमें जो ये एक बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल है एस्ट्रोनॉट इन स्पेसक्राफ्ट। इसमें जो वेटलेसनेस की एक सबसे जो प्रॉब्लम्स होती हैं वेटलेसनेस की, वो यही होती हैं कि जो मतलब एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, अगर मान लिया अपनी प्लेट में खाना रखेंगे तो वो प्लेट से प्रॉपरली स्टिक नहीं हो पाएगा। अगर पानी को ग्लास में डालेंगे तो जो ग्लास में पानी नहीं डलेगा, क्योंकि ग्रेविटी वहां पे क्या है, जीरो, ठीक है, तो वहां पे ग्रेविटी जीरो होने के कारण जो खाना पीना है वो इजीली नहीं हो पाता, है ना, क्योंकि जब हम प्लेट में अगर खाना रखेंगे तो वो स्टिक ही नहीं होगा, तो हम उसको खा कैसे पाएंगे। पानी जो है वो ग्लास में पॉर ही नहीं होगा, तो हम उसको कैसे पिएंगे। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं ये वेटलेसनेस होती है। तो वेटलेसनेस क्या होता है, जिसमें ग्रेविटी क्या होती है, जीरो, ठीक है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन यही है कि हम ऐसे मान सकते हैं कि फ्री फॉल बॉडी, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट होती है कोई भी, ठीक है। तो इसकी जो वेटलेसनेस की सही डेफिनेशन यही है कि जो ग्रेविटी है वो जीरो होती है। और इसका अच्छा एग्जांपल ये है कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं स्पेस क्राफ्ट के अंदर, देखो हमने कई बार मूवीज में देखा है कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो देखो उस स्पेस क्राफ्ट के अंदर कैसे उड़ते रहते हैं ना, ठीक है, फिश की तरह उड़ते रहते, वो एक एक जगह पे बैठ नहीं पाते वो, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी जीरो हो जाती है। ग्रेविटी तो होती ही नहीं है, ग्रेविटी ना होने के कारण ही वो उड़ते रहते हैं, ठीक है। इसलिए जो वेटलेसनेस की यही प्रॉब्लम होती है कि वहां पे खाना पीना बहुत ही हार्ड हो जाता है, इजिली नहीं हो पाता, ठीक है। ये जो है वेटलेसनेस की प्रॉब्लम है। तो ये जो है ग्रेविटेशन का हमारा लास्ट टॉपिक था, ठीक है। और यहाँ पे आज हमारा ग्रेविटेशन पूरा होता है, ओके। तो आज के वीडियो में इतना ही, अब करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर, ओके। थैंक यू।